Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is biochemistry of body fluids and cell. Learning objectives आप लोगों के इसमें क्या क्या हैं? You have to know about pH, pH scale, acid and bases, then Henderson-Hasselbalch equation जिसको HH equation भी कहते हैं, and main buffers of the body and their role in controlling body pH. आप लोगों ने इसमें से वही वाले टॉपिक्स करने हैं जो आप लोगों के कोर्स में लिखे हैं, ठीक है? चैटर्जी में बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल भी लिखी है, वो आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है। आप लोगों ने वही वाले टॉपिक्स करने हैं जो आप लोगों के कोर्स में या सिलेबस में गिवन है। For newcomers, there is a BDS course which has been given by University of Health Sciences. ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और मैंने भी आप लोगों को जूम की मीटिंग में सेंड किया था। ये आप लोग उससे कंसल्ट करें और जो टॉपिक्स उसमें लिखे हुए हैं बस वही टॉपिक्स आप लोगों ने करने हैं। बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है बॉडी फ्लूइड्स को पढ़ने की? वो ये है कि जो भी एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी में बनता है दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दी maintaining of homeostasis of body, and almost all the physiological activities depends upon acid base status of the body, and maintenance of pH is of prime requisites of life, and any variation in either side seriously disturbs the vital process and may lead to death. पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन रखने में, because enzymes can only work at an optimum pH. Various body fluids and cell organelles, for example, maintain a specific pH in order to allow the activity of enzymes located there. फिर secondly, जितनी भी forms of nucleic acid bases and they depend on pH, which enables them to maintain proper hydrogen bonding, and that is also dependent upon the optimum amount of pH required for those nucleic acid bases. फिर एज यू नो कि पीएच, ये जो पीएच को डिवाइस किया गया है इसमें जो एच का मतलब है दैट इज एच पॉजिटिव आइंस, और हाइड्रोजन आयन एच पॉजिटिव आयन कौन सा होता है? दैट इज अ हाइड्रोजन आयन दैट कंटेन्स ओनली सिंगल प्रोटॉन. इट इज अ वेरी हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल and it shows severe effects on physiological activities of body even at very low concentrations. Normal जो हाइड्रोजन आयन की concentration in extracellular fluid is about 38 to 42 nanomoles per liter. pH term was introduced by a scientist named Sorensen in 1909, and it is defined as the negative log of hydrogen ion concentration. pH is equal to negative log of H positive ions concentration. एंड सिंबल P जो इसमें डिनोट करता है दैट डिनोट्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द बेस 10 ऑफ क्वांटिटी ऑफ H पॉजिटिव. Okay, as we all know कि water has a ability to dissociate into two ions, that is protons and hydroxyl ions, and ionic value of water is about 10 to 14. प्योर वाटर से हम इसमें दोनों, अगर हम H पॉजिटिव और OH की कंसंट्रेशन अलग अलग से निकालना चाहें और उससे हम pH निकालना चाहें तो प्योर वाटर की pH कितनी होगी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और जो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है उसको हम आपस में ऐड कर दें, तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो जो नेगेटिव का साइन है उसकी वजह से जो हमारे पास pH ऑफ वाटर आएगी दैट विल बी 7.
क्योंकि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ बेस ऑफ 10, और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो जो उसके हाइड्रोक्सिल आयन थोड़े कम होते हैं, तो उसका जो नेगेटिव लॉग होगा वो 7 आएगा। तो जब हम 10 में से 7 को माइनस वो तो अगर हम वाटर की पीएच निकालेंगे, न्यूट्रल पीएच अगर वाटर की निकालेंगे तो दैट विल बी अराउंड 7। फिर एक बात है कि इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस द पीएच, दैट इज एसिडोसिस। रिडक्शन इन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो है दैट विल इंक्रीज द पीएच एंड इट विल लीड टू अल्कलोसिस। An increase in pH by 1 fold requires a 10-fold decrease in hydrogen ion concentration. 10 times अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को अगर हम डिक्रीज करें तो 1 fold pH इंक्रीज होगी। प्योर वाटर की pH जो है दैट इज 7, और अल्कलाइन pH is greater than 7, acidic pH is less than 7. Normal pH of blood plasma ranges from 7.35 to 7.45, एंड मिनिमम वैल्यू जो भी रिकॉर्ड की गई है विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज 7, एंड मैक्सिमम अल्कलाइन पीएच जो रिकॉर्ड की गई है दैट इज 7.7। पीएच स्केल ये आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा होगा। पीएच स्केल डिफरेंट, ये एक स्ट्रिप सी होती है टेप की तरह की, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, और आपने डिफरेंट सॉल्यूशंस की पीएच जो है उसको चेक करके उसको मेंशन करना होता है या उसको रजिस्टर करना होता है अपनी कॉपीज में। इसमें जो रेडिश कलर्स हैं ना, ये सारे एसिडिक पीएच वाले हैं, बीच में जो ग्रीनिश कलर्स हैं ये न्यूट्रल पीएच को शो करें, यानी 7, और फिर ब्लूइश टोन में जो कलर्स जा रहे हैं ना दे शो बेसिक पीएच। आप इसमें देखें कि न्यूट्रल पीएच जो है वो 7 के आगे, अगर पीएच हम ज़्यादा कर रहे हैं 7 से तो वो बेसिक पीएच बन रही है, और अगर 7 से कम कर रहे हैं तो वो एसिडिक पीएच की तरफ जा रही है। अब किसी भी सोल्यूशन में हम उसकी एसिडिटी और अल्कलैनिटी कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? इंडिकेटर्स की हेल्प से। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं और लिटमस पेपर होता है। फिर इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड्स में पीएच मीटर रहता है। Indicators are the substances which are used to find the acidic or alkaline reactions of solutions. The indicators may be used in chemical indicators and pH paper. Indicator जो है ना that is basically a weakly ionizing acid or a base which has a distinct color in the unionized state and different color in the ionized state. जब हम उसको किसी भी एसिड और बेस के सोल्यूशन में डालेंगे तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पीएच का पता चल जाएगा जिस सोल्यूशन में हम उसको डाल रहे हैं। केमिकल इंडिकेटर्स में कौन कौन से आते हैं? हमारे पास मिथाइलिन ब्लू है एंड कॉन्गो रेड। फिर लिटमस पेपर आप लोगों ने देखा होगा लेबोरेटरीज में, या लिटमस पेपर इस तरह का होता है, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं और साथ इसमें पीएच की रेंजेस लिखी होती हैं। जो कलर आए आपने आपके सोल्यूशन का, सपोज करें कलर ये आता है, तो आप उसको जब मैच करेंगे तो वो दैट मीन्स कि उसकी पीएच 3 है। अगर सपोज करेंगे कलर ये आता है तो आप उसको मैच करेंगे तो उसकी पीएच 6 है। ठीक है। लिटमस पेपर इट चेंजेस इन ऑन कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। It turns red with acidic and blue with alkaline solutions. फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है जिसमें हम पीएच मीटर को यूज करते हैं। pH meter determines the exact pH of the solution and pH of plasma is determined by this instrument.
फिर एसिड्स एंड बेसिस का, बफर्स का कॉन्सेप्ट आपको तब समझ आएगा जब आपको एसिड्स एंड बेसिस का पता हो. An acid is basically a substance that yields hydrogen ion concentration in solution, or acids have the ability to dissociate in order to produce H positive ions or protons in solution. On the other hand, base is a solution. Base is defined as a substance that combines with the hydrogen ions in solution or that can dissociate and produce hydroxyl ions. ठीक है, ये HA जो है दैट इज यूज फॉर बेस, सॉरी ये HA जो है दैट इज यूज फॉर एसिड. इसमें अगर हम इसको डिसोसिएट कर दें तो ये हमारे हाइड्रोक्सिल आयन देगा और H पॉजिटिव देगा. और एसिड जो है उसको अगर हम डिसोसिएट करें तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन आएगा और बेस की सूरत में 7 नेगेटिव आयन्स निकलेंगे. स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कि like hydrochloric acid and acid completely dissociate into anions and cations even in strongly acidic solutions. On the other hand, weak acid dissociate only partially in acidic solutions. For strong bases जो हैं, for example potassium hydroxide or sodium hydroxide are completely dissociated at high pH, but weak bases are not completely dissociated at high pH. सिमिलरली ये आपका FSC का कॉन्सेप्ट हो, आप लोगों को याद हो शायद, अगर नहीं भी याद तो आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा. Strong acids have weak conjugate base and weak acid has a strong conjugate base. स्ट्रॉन्ग एसिड में जो अगर हम HCl को डिसोसिएट करें तो वो हमें क्या देगा, प्रोटॉन्स देगा और साथ क्लोराइड के आयंस देगा. क्लोराइड के आयंस जो हैं, दिस इज अ वीक कॉन्जुगेट बेस फॉर HCl. And weak acid, for example carbonic acid, it yields H positive ions, and bicarbonate ion is very strong as compared to H positive ions. And degree of dissociation determines the strength of acid or base. ही मैंने आपको पहले बताया कि strong acid जो है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा और weak acid जो है वो completely डिसोसिएट नहीं होगा. कार्बोनिक एसिड इज बेसिकली अ वीक एसिड. फिर हम ह्यूमन बॉडी की थोड़ी बात कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है दैट which two types of acids are produced in human body. These are volatile acids and non-volatile acids. अब volatile acids कौन कौन से हैं? volatile उस कंपाउंड को कहते हैं जो जिसमें एबिलिटी हो evaporate होने की, या जिसमें एबिलिटी हो जल्दी ख़त्म होने की, या जो गैसियस फॉर्म में हो. वोलेटाइल एसिड जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, it is dissolved in water, and when it dissolves in water it forms carbonic acid. In carbonic acid, when it further adds water, तो उसमें क्या होता है कि वो बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. एंड ये जो रिएक्शन है ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स में होता है. जिन भी सेल्स में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है उन सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है. फिर नॉन वॉलेटाइल एसिड्स कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर? नॉन वॉलेटाइल एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ nutritive substances such as proteins, and they are basically real threat to acid base status of the body. इसमें कौन कौन से हैं? Sulfuric acid produced during oxidation of sulfur containing amino acids like cysteine, and
फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइटरी फॉस्फोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फेटाइड्स एंड फॉस्फोएस्टर्स। फिर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं लाइक पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एसिटोएसिटिक एसिड। और हाइड्रोजेनिक है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन की फॉर्म में जो हम लेते हैं हाइड्रोजेनिक उस चीज़ को कहते हैं जो कि आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से मिली हो, या आपको किसी फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की हो, या सेल्फ मेडिकेशन जो लोग करते हैं, दैट इज हाइड्रोजेनिक। सर्टेन मेडिसिन उसमें लाइक अमोनियम क्लोराइड, मेंडेलिक एसिड, ये जो है डिफरेंट मेडिसिन में डली होती हैं। ये भी अगर आप अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी में लें तो दे नॉन वॉलेटाइल एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड बेस स्टेटस, ये किस तरह से करना है आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड बेस स्टेटस ये किस तरह से आप लोगों ने करना है। अब जो ह्यूमन बॉडी का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसमें हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते एसिड बेस स्टेटस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इंडायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं, दैट इज बाय द यूज ऑफ एच एच इक्वेशन और हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। और इसको हम यूज किस तरह से करते हैं कि इन ऑर्डर टू यूज द एच एच इक्वेशन वी मेजर द concentration of bicarbonate ions and carbon dioxide dissolved in fluid are measured। और इस इक्वेशन की जो डेरिवेशन रिजल्ट है वो किस तरह है कि पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ ए नेगेटिव ओवर एच ए। इसको आप लोगों ने इसी तरह याद रखना है। ये आप लोगों को कोई इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है, या एंडरसन हेसलबैक इक्वेशन को आपको डिफाइन करना है, यू हैव टू राइट दिस। और इन अदर वर्ड्स pH is equal to pKa plus log of base divided by acid। और ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस से हम देखें तो इसको किस तरह से कहेंगे, pH is equal to pKa plus log of bicarbonate ions divided by log of carbon dioxide। pKa इसमें क्या है, pKa is basically a constant। आप लोगों ने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में डेरिवेशंस करते हुए देखा होगा कि कांस्टेंट जरूर निकलता है। तो हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन का जो कांस्टेंट दैट इज pKa, and pKa is the negative log of dissociation constant, which is a measure of the strength of an acid or base। pKa is known for every acid and it is fixed for every acid। ठीक है, Ka is equal to H positive multiplied by base divided by इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एसिड और बेस का। pKa of an acid is generally defined as the pH at which the protonated and unprotonated species are present in equal concentrations। और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि the pH where a drug or a substance exists as 50% ionized and 50% unionized state। एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल जो है जो भी बॉडी में प्रेजेंट है, इट विल बी प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड डिपेंड्स अपॉन द pK of the molecule and the pH of the solution। अब डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसको हम रिलेट कर सकते हैं pH और pKa को। वो कौन कौन सी कंडीशन है इसमें, फर्स्ट वन इज इफ pH इज इक्वल टू pKa, दैट मीन्स के इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, इफ सेकेंड कंडीशन क्या है कि इफ pH इज लेस देन pKa, then
प्रोटोनेटरी बेसिस फॉर्म जो है वो प्रीडोमिनेट करेगी इन सोल्यूशन. अगर pH इज ग्रेटर देन pKa, then deprotonated base form जो है that will be predominant in solution. ये 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं pH और pKa के रिलेशन की. नॉर्मल एसिड बेस रेशो जो है हमारे पास दैट इज 1:20 होती है. 1 part of carbon dioxide and 20 parts of bicarbonate. So pH of blood जो है वो indirect measurement में shows the measurement of hydrogen ion concentration and it reflects the balance of carbon dioxide and bicarbonate ions. सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि अगर हमें किसी भी बफर सोल्यूशन की पीएच पता होगी तो हम सॉल्ट और एसिड का जो रेशो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इससे. और रिसर्च पर्पसेस के लिए हम बफर सोल्यूशन बना भी सकते हैं बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड. जितनी भी ये जो पीसीआर होते हैं ना जो आजकल बहुत हो रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सारे जो मेथड्स होते हैं इसमें हमें एक बफर सोल्यूशन बनाना होता है. बफर सोल्यूशन इनके प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है. तो वो किस तरह से बनता है कि हम पीएच देखते हैं और उसके बाद उसको एक खास कंसंट्रेशन का जो एक खास पीएच का जो सोल्यूशन है ना वो बनाना होता है इन प्रोसीजर्स को करने के लिए. अदर एप्लीकेशंस इसकी क्या है कि मोस्टली जो ड्रग्स हैं हमारी बॉडी में जो हम लेते हैं दीज आर वीक एसिड्स और वीक बेसिस. स्टमक पीएच जो हमारे पास 1.5 होती है एस्प्रिन वीक एसिड जिसकी पीएच 3.5 है विल बी प्रोटोनेटेड एंड अनचार्ज्ड. और अनचार्ज ड्रग्स जो हैं वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कर सकती हैं एंड दे कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन्स. फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ी बफर्स की. बफर सोल्यूशन जो है that is basically a solution that tends to maintain its pH whenever a small amount of acid or base is added to it. A buffer solution generally consists of weakly dissociating acid, proton donor, and its conjugate base or salt. फिर एक प्रोसेस होता है बफरिंग मैकेनिज्म. Buffering is a process by which a strong acid or base is replaced by a weaker one with a consequent reduction in the number of free hydrogen ions and therefore changes in bases. Changes in the pH. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है बफर्स का या बफरिंग मैकेनिज्म्स क्या क्या है. अगर हमने पीएच को एसिडिक होने से रोकना है तो उससे क्या होगा कि जब भी हम आपको पता है कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है हमारे पास सॉल्ट बनता है. तो सॉल्ट की पीएच तो न्यूट्रल हो जाती है, सॉल्ट एसिडिक तो नहीं होता ना. तो इस वजह से एडिड हाइड्रोजन आयंस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन विद एन आयंस from the salt component of buffer to weakly dissociate acid and base so that pH does not become acid. और जितने भी हाइड्रोक्सिल लाइंस अगर हम बॉडी में स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा हो जाएगी किसी फॉर्म में तो इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन आइंस और वो क्या करेगी और वो हमारे पास क्या करेगी कि वो वीकली डिसोसिएबल वाटर बना देगी so that pH does not become
एल्कलाइन मीन सिंपल बात ये है कि अगर हम हाइड्रोजन आइंस डालेंगे बॉडी में तो दे विल कंबाइन विद एनाइंस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल आइंस और एनी अदर आइंस, और जिसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आइंस एंटर हुए हैं ना वो पीएच मेंटेन ही रहेगी बॉडी के अंदर, वो एसिडिक पीएच की तरफ नहीं जाएगी। और अगर हाइड्रोक्सिल आइन बॉडी में ज़्यादा हो गए हैं तो वो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आइंस हैं बॉडी में उसके साथ कंबाइन कर जाएंगे और वो क्या करेंगे कि पीएच को अल्कलाइन नहीं होने देंगे या पीएच को रेज नहीं होने देंगे। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि अगर सपोज करें कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एंड ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर और वो बॉडी में जाके HCl के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड और सोडियम क्लोराइड बना देगा। सोडियम क्लोराइड का तो कोई रोल नहीं है ऐसा, वो तो सॉल्ट है सिंपल। तो वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एसिड बनेगा दैट इज़ अ वीक एसिड। और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बॉडी को उस तरह से बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है एज कम्पेयर टू दिस एक्स्ट्रा HCl और एक्स्ट्रा बेस। Carbonic acid will dissociate into H positive and bicarbonate ions on exposure with water. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बफर्स क्या है कि अगर जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर बॉडी में बेस, अगर आप बेस ज़्यादा हो गई है तो वो कंबाइन कर जाएगी H पॉजिटिव के साथ, और अगर एसिड ज़्यादा हो गया तो वो कंबाइन कर जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन के साथ। बफर सिस्टम जो है ना, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी स्ट्रॉन्ग और बेसिड एसिड और बेस विच माइट गेट एंट्री इनटू द लिविंग सिस्टम। और इसी बफर मैकेनिज्म की वजह से हमारी बॉडी की पीएच जो है वो मेंटेन रहती है डिस्पाइट ऑफ टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एसिडिक फूड्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स और टेकिंग लेस वाटर। तो ये सारी जो हैं चीज़ें ही हैं, बफर मैकेनिज्म हमें प्रिजर्व करते हैं ह्यूमन बॉडी को फ्रॉम रेज और डिक्रीज इन पीएच। कौन कौन से बफर सिस्टम्स हैं बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर सिस्टम्स का क्वेश्चन हमेशा आता है क्वेश्चन पेपर में। Body fluids have basically three types of buffer systems, which are bicarbonate buffer system, phosphate buffer system, and protein buffer system. अब आप थोड़ी ब्रेक ले लें 5 मिनट्स की, फिर मैं आपको ये कराती हूँ। Okay, so now we start the buffer systems of body. There are basically three types of buffer systems inside human body. These are bicarbonate buffer system, phosphate buffer system, and protein buffer system. प्लाज्मा में जो मेन बफर है ह्यूमन बॉडी में दैट इज बाइकार्बोनेट, और प्रोटीन्स कम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बफर इन प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर है बाइकार्बोनेट। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी मेन बफर इज बाइकार्बोनेट और माइनर बफर इज फॉस्फेट बफर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेन बफर कौन सी है, बाइकार्बोनेट, और माइनर बफर इज फॉस्फेट बफर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मेन बफर्स आर प्रोटीन एंड फॉस्फेट, क्योंकि इंट्रासेलुलरली हमारी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा है और फॉस्फेट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज सेल के अंदर प्रोटीन ज़्यादा हैं। सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें DNA RNA है, उसमें राइबोसोम्स हैं, उसमें प्रोटीन जनरेटिंग फैक्टर्स हैं, तो उसमें प्रोटीन्स भी ज़्यादा हैं और फॉस्फेट भी ज़्यादा है, बिकॉज सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड की वजह से फॉस्फेट ज़्यादा है। RBCs की जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी मेन बफर्स आर प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन एंड फॉस्फेट।
बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की नॉर्मल रेशो जो है ब्लड में दैट इज 20:1 और इट इज अ चीफ बफर ऑफ ब्लड एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग और नॉन मोलेटाइल एसिड्स जो कि एंटर होते हैं ईसीएफ में accidentally or due to medicines or due to any kind of metabolic abnormality वो जो भी न्यूट्रलाइज होते हैं these are due to bicarbonate buffers. Advantages क्या है bicarbonate buffers की? It is present in very high concentration and it produces carbonic acid which is a weak acid and volatile carbon dioxide which is exhaled out. It is a very good physiological buffer and acts as a first line defense in neutralizing the strong or volatile acids that enter the human body. Disadvantages की क्या है कि it is a chemical buffer. As a chemical buffer, it is weak and pKa is further away from physiological pH. The second important buffer in human body is a phosphate buffer system. Normally ratio इसकी है 4:1 and it works in conjugation with kidneys. Disadvantages इसकी क्या है कि concentration in blood is very low. As a physiological buffer, it is less efficient as compared to bicarbonate. Advantages इसकी क्या है कि as a chemical buffer, it is very effective and better as pKa approaches physiological pH. फिर जो important buffer है that is a protein buffer system. It is present in plasma and erythrocytes in the form of hemoglobin. So that was all a discussion about the body fluids. रेस्ट जो आपका टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस ये जो सारी चीज़ें हैं ये डॉक्टर अली डिस्कस करेंगे. आई थिंक आज 1 to 2 उनका लेक्चर है उसमें डिस्कस होंगी. बट कीप इन माइंड आप लोग अपने टॉपिक सिलेबस से देख लेना और उसी से फिर तैयारी करें आप लोग. जो हेंडरसन इक्वेशन है it basically shows the importance of pKa and its relation to the pH values. ठीक है, and it is you can write it like this: pH is equal to pKa plus log of acid over product of acid and base. Or you can also write it like this: pH is equal to pKa plus log of base over acid. pK is a negative log of dissociation constant which is a measure of the strength of an acid or a base and it is fixed for every acid. K को हम किस तरह से लेते हैं? That is a product, that is the product of acid and base divided by the H concentration, that is the total acid or base concentration जो है उसे हम इसको divide कर देते हैं. pK is defined as the pH at which the protonated and unprotonated species are present in equal concentrations और unionized और ionized जो substances हैं वो equal amount में present हों तो उसको हम उस value को हम pK कहेंगे. pK और pH का relation किस तरह से है कि if pH is equal to pKa then equal concentration of acid and base are present. If pH is less than pKa, then protonated acid form predominates, and if pH is greater than pKa, then deprotonated base form it predominates.
नॉर्मल एसिड बेस रेशियो जो हमारी बॉडी में होते हैं दैट इज 1:20. दैट इज 1 part of carbon dioxide and 20 parts of bicarbonates. इनडायरेक्टली हम मेजर करते हैं एच पॉजिटिव आयंस को, और उससे हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट का बैलेंस. अगर सिग्निफिकेंस इसकी क्या है इस इक्वेशन की, कि अगर हमें किसी भी पीएच पता हो किसी भी बफर सोल्यूशन की, तो हम उससे रेशियो ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और रिसर्च पर्पसेस के लिए ये हमें रिक्वायर्ड होता है. अदर एप्लीकेशंस क्या हैं कि जैसे स्टमक की पीएच 1.5 होती है, तो उसमें अगर किसी बंदे ने एस्पिरिन खाई है तो एस्पिरिन की पीएच जो है, एस्पिरिन पी के वैल्यू इज अराउंड 3.5, और एस्पिरिन जो है वो अनचार्ज हो जाएगी स्टमक की पीएच में जाके. और अनचार्ज होने की क्या इंपॉर्टेंस है कि एस्पिरिन जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगी और वो स्टमक से गुजर के आगे चली जाएगी इंटेस्टाइन्स वगैरह में, और फिर वो किडनी से सीक्रेट हो जाएगी. बफर्स बफर्स मैंने आपको बता दिया जो मेंटेन करते हैं पीएच हमारी बॉडी की, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू देम. और जो इंपॉर्टेंट बफर्स हैं ह्यूमन बॉडी में, दीज आर बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम एंड प्रोटीन बफर सिस्टम. बाइकार्बोनेट जो है वो ईसीएफ में इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट बफर सिस्टम इंट्रासेलुलरली इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन बफर सिस्टम भी इंट्रासेलुलरली इंपॉर्टेंट है.